हेलो स्टूडेंट, हम स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो इसमें हमने देखा कि जो अंग्रेज़ है उन्होंने बंगाल में विदाउट टैक्सेस पे किए बगैर जो व्यापार था, ट्रेडिंग करने की इजाज़त ले ली थी। पर हुआ क्या कि कंपनी की आड़ में दूसरे जो इंग्लिश व्यापारी थे वो भी विदाउट टैक्स पे किए बगैर अपना व्यापार करने लगे। तो इसका पता जब बंगाल के नवाब को चला तो उन्होंने इसका अपोज करना शुरू कर दिया। तो उस समय बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान, तो उन्होंने इसका अपोज किया और उनके बाद उनके बेटे अली वर्दी खान ने भी इसका अपोज वो करते ही रहे। फिर जब नवाब अली वर्दी खान का बेटा सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर आया तो उसने भी इसका सख्त विरोध किया और सिराजुद्दौला के साथ तो कंपनी के कई ऐसे आए दिन बैटल्स होते ही रहते थे। तो उसमें सबसे पहले हम देखते थे एक मेन बैटल है बैटल ऑफ प्लासी, वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो सिराजुद्दौला बिकम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। तो सिराजुद्दौला वो 1756 में बंगाल का नवाब बना। ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान रखता था, उनकी गतिविधियों पर वो सिराजुद्दौला ज़्यादा ध्यान रखता था। तो ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर ऑफ सिराजुद्दौला बाय कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम सो डैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिशरों ने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला के कॉम्पिटिटर थे, उसके दुश्मन थे, उनको अपने अंडर किया और सिराजुद्दौला के लिए कॉन्स्पायरेसी बनाने लगे कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, जिसकी वजह से क्या हो कि सिराजुद्दौला वो बंगाल के थ्रोन के ऊपर से हट जाए। देयर वॉज फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विद द ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश मर्चेंटों के बीच में आए दिन टैक्सेस के लिए फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते थे। व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट्स फेल टू पे टैक्सेस विच वेर एप्लीकेबल टू द बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट। तो जब ये जो टैक्सेस जो फॉरेन और इंडियन सभी प्रकार के मर्चेंटों के लिए मीन्स एप्लीकेबल थे कि भाई उसे पे आपको करना ही पड़ेगा, तो सिचुएशन क्या हुई कि द सिचुएशन केम टू बॉयल। तो सिचुएशन और भी खराब हो गई। उसके बाद ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री। तो सिराजुद्दौला ने ये ऑर्डर दिया कि ब्रिटिशर वो अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई यानी कि चारों तरफ उसकी किले मीन्स एक किले जैसा घेरा वो नहीं कर पाएंगे। एंड पे टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर टर्म एंड कंडीशन। और उसने ये भी कह दिया ब्रिटिशरों को कि वो टैक्सेस को रेगुलरली पे करेंगे और जो उनकी टर्म और कंडीशन है उसके हिसाब से सभी ब्रिटिशर वो व्यापार करेंगे। तो दिस प्रोविजंस वाज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर एंड ही सक्सीड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। तो इतना ही सिराजुद्दौला के लिए काफ़ी था और ब्रिटिशरों को वो कलकत्ता में से खदेड़ने में कामयाब हो गया। पर ब्रिटिशर हार मानने वाले नहीं थे, तो ब्रिटिशर काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में ब्रिटिशरों ने फिर से बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया। तो क्लाइव ब्राइब मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विद द प्रॉमिस टू कन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम टू जॉइन देयर साइड। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था जिसका नाम मीर जाफर था, उसे अपने अंडर कर लिया और उसे ये प्रॉमिस किया कि अगर वो सिराजुद्दौला के खिलाफ उनका साथ देगा तो वो उसे बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो फिर क्या हुआ कि बैटल ऑफ मीन्स प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर की मदद से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और उसकी वहाँ पर हत्या कर दी। उसके बाद दूसरी एक महत्वपूर्ण लड़ाई है बैटल ऑफ
बक्सर। तो ये हम देखते हैं कि क्या हो गया, एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाएगी, तो उसमें वो प्रॉमिस उन्होंने निभाया और मीर जाफर को नवाब बना भी दिया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। रॉबर्ट क्लाइव फिर से इंग्लैंड वापस चला गया एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकम हॉस्टाइल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। तो जैसे जैसे समय बीतता गया मीर जाफर भी वो ब्रिटिशरों के अंडर में नहीं रहने लगा, मीन्स वो भी ब्रिटिशरों का कहा नहीं मानने लगा। तो क्या हुआ कि द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अभी वो मीर जाफर को बंगाल के नवाब पद से हटा देंगे और उसके सन इन लॉ मीर कासिम को नया नवाब बनाएंगे। तो मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। तो मीर कासिम वो एक एफिशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर था। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी एंड अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो मीर कासिम और कंपनी के बीच में, उनके बीच में भी फिर से क्या कहते प्रॉब्लम एरोस होने लगी, क्योंकि वो भी नाराज था कि भाई कंपनी रेगुलरली पेमेंट टैक्स पे नहीं करती थी, जिससे क्या हो गया, विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विथ ईच अदर। जिससे क्या हुआ कि बंगाल की जो आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई। एंड इन 1763 तो 1763 में मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। तो 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने हरा दिया, पर जैसे जैसे वो छूटने में कामयाब हो गया। ही रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलोंग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला एंड मुगल एम्पेयर शाह आलम II। तो उसने फिर से अपनी नई आर्मी बनाई अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ मिलकर। एंड देयर कंबाइंड फोर्सेस मेड द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। और इन तीनों की जो साथ में बनाई हुई आर्मी थी वो और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी दोनों 1764 में बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर एंड ऑल ऑफ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। तो ये लड़ाई भी, ये जो बैटल ऑफ बक्सर था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया और बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर था वो अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। फिर से रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया में भेजा गया सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए। That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in India। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी वो धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिकल पावर बन गई थी।